नहीं जा रही है तो कुछ मत बोलिए, बोलिएगा कैसे अगर आवाज जाएगी नहीं तो। मान के चलिए अगर आवाज नहीं जा रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम क्या पूछ रहे हैं? हाँ। गुड मॉर्निंग। कल पहाड़ बताए थे आपको, पर्वत एंड पहाड़। पर्वत कल पढ़ा दिए थे ना पर्वत। आप भरे थे लोग नक्शा में, सादा नक्शा लिए होंगे, भरे होंगे, दुकान कुछ बंद है। चलिए आज मानसून पढ़ाना है, उससे पहले मानसून के बारे में कुछ बता देते हैं। पर्वत, मानसून से पहले आपको पर्वतों का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। मीटर भाई, तो सुना इसको पता नहीं क्या हो गया। पर्वतों का लोकेशन पता होना चाहिए तभी मानसून समझ में आएगा। चलिए बताइए भैया, ये कौन सा पर्वत होगा? तो पश्चिमी घाट। ये कौन सा होगा? पूर्वी घाट। ये नीलगिरी, अन्नामलाई, और ये कार्डेमम की पहाड़ी, अजंता, सतपुड़ा, विंध्याचल, गिर, ये हो गया आपका अरावली, ये मैकाल, ये रामगढ़, ये राजमहल, गारो खासी जयंतिया, शिवालिक। ये सारी पहाड़े का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम आपको मानसून बताते हैं। मानसून एक्चुअली में अरबी भाषा का शब्द है। मानसून असल में अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। अब मानसून का मतलब क्या होता है? दिशा बदलने वाली हवा। वैसी हवा जिसका दिशा बदल जाता है, दिशा बदलने वाली हवा, वैसी हवा जिसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मानसून कहलाता है। आप में से कितने लोग मानसून देखे हैं? आप में से कितने लोग मानसून देखे हैं? वेस्टर्न घाट रिलीज, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। देखिए मानसून आप सब देखे होंगे। मानसून एक्चुअली में बादल होता है। एक्चुअली में मानसून क्या होता है? बादल होता है। बट ये दो टाइप के बादल होते हैं। एक बादल बिना वर्षा वाला, बिना वर्षा। आपको पता है कि कुछ बादल देख के आपको लग जाता है कि इसमें वर्षा नहीं होगा। कुछ ऐसे बादल होते होंगे जो देख के लग जाता है सोच रही तो अंधेरा कर देगा पूरा। तो वैसा बादल जिसमें बारिश रहता है ना, पानी रहता है, वही एक्चुअली में समझिए वही मानसून है। इसलिए लोग कहते हैं मानसून आ गया मतलब बादल आ गया। अभी मानसून का सीजन है। अभी जो बादल जा रही होगी वो सोच रहा कब वो बरसा देगा। देखिएगा सुबह है, 2 घंटा में मौसम चेंज होकर बरसा देगा। आप सबने मानसून देखा है। कैसा बादल? जिसमें बारिश की संभावना अधिक हो, मतलब लगभग लगभग तय हो जाए कि सोच रहा बारिश करा देगा, तो उसे क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। गरजने वाला कभी कभी बरसता नहीं है। देखो भाई, तो ये मानसून हो गया। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसको सबसे पहले खोजा किसने था? मतलब खोजना मतलब किसी ने बताया किसने था? तो इसे हिप्पालस ने बताया था। हिप्पालस। हिप्पालस अरबी यात्री था। ये हर्षवर्धन के समय इसकी खोज की गई थी, हर्षवर्धन के समय, इतिहास में। लेकिन ये समझा दिया था कि देखो ऐसे ऐसे भारत में मानसून होता है। एक की दिशा इधर से होती है, दूसरे की दिशा इधर से होती है, ये दिशा बदलने वाली होती है। लौटने टाइम इनकी दिशा ऐसे नहीं हो जाती है, लौटती है तो फिर यहाँ से घूम के ऐसे लौट जाती है। तो मानसून जो है वो दिशा बदल देती है, ये सब बताया था। लेकिन अल मसूदी, अल मसूदी, मसूदी, अल मसूदी जो था, ये अल मसूदी पूरी तरह से इसका किताब में वर्णन कर दिया। मतलब उसे किताब में वर्णन किया। तो मानसून का पहला प्रयोग हिप्पालस ने किया, लेकिन अल मसूदी ने उसे वर्णन कर दिया। ये हर्षवर्धन के समय खोज किया गया था। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवनें। ये बादल के स्वरूप में होती हैं। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? अल मसूदी था। अब बारिश जो होती है इसके लिए एक चीज का होना जरूरी है। मतलब उस बादल को कहीं ना कहीं टकराना जरूरी है। चाहे वो ससुरा आपस में टकरा जाए, तो आपस में टकराएगा तो उतना जबरदस्त बारिश होगा नहीं, लेकिन किसी पहाड़ से टकरा जाए तो ज्यादा जबरदस्त बारिश हो जाता है। तो इसका टकराना जरूरी है, बादल का टकराना ज्यादा जरूरी है। तो कैसे बादल टकराएंगे? इसके लिए दो तरह की ढाल होते हैं। देखिए ये पर्वत है,
तो इस ढाल को कहते हैं हवाएं, मान के चलिए इधर से आ रही, यही भैया हवा, तुम इधर रहो ना, ये हवाओं, ये हवाओं का डायरेक्शन है ऐसे। तो जिधर से हवा आ रही है उधर भी ढाल है, और जिधर जाएगी उधर भी ढाल है। ये है हमारा पर्वत। अब इसमें दो टाइप के ढाल होते हैं। ये ढाल जो पवन की ओर है, पवन मानी हवा की ओर है, और यह ढाल जो हवा से दूर है, तो पवना विमुखी से कहते हैं, विमुखी, पवना विमुखी, और इसे कहते हैं पवना भिमुखी, पवना विमुखी। इस साइड में वर्षा बहुत ज्यादा होता है, और इस साइड में वर्षा नहीं होता, इसलिए इसे वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि छाया कहते हैं, रेन शैडो, वृष्टि छाया कहते हैं। क्या लिख दिए जी, वृष्टि छाया। इस साइड में वर्षा ही नहीं होती, इस साइड में वर्षा होती है। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी मानसून इधर से जा रहा है ना, ये यहाँ से टकराता है और ऊपर उठ के यहाँ से बादल एक पास इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से उठ के जाएगा, एक पास इकट्ठा हो जाएगा, और इसी साइड में से वर्षा करा देता है, इस साइड में वर्षा करा देगा। इस साइड में बहुत ही कम वर्षा होती है, तो पर्वतों के दूसरे साइड में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। उस ढाल को हम लोग कहते हैं पवना विमुखी ढाल। पवना विमुखी ढाल को हम वृष्टि छाया कहते हैं, रेन शैडो एरिया कहते हैं। यहाँ वर्षा होती है लेकिन बहुत कम होती है। जैसे देखिएगा, शुरुआती बरसात में 1-1.5 घंटा बारिश हो जाती है, बाद में फिर से सड़क सूखा हो जाता है, तो उस वर्षा से कुछ नहीं होता है। तरी उरी मिल जाएगा, हाँ नया मकान बन रहा है तो उसको तरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले लेगा अपने से। तो ज्यादा वर्षा इधर नहीं होती, इधर 10% मान के चलिए, 10 इधर, 20% इधर, और 80% वर्षा इधर हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा वर्षा इधर होगी। अब हम जब जब मानसून पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि वृष्टि छाया में वर्षा नहीं होती है। आप समझ जाइएगा कि नहीं क्या माने कम होती है। नहीं मतलब ये नहीं कि तनिको नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे पढ़ता नहीं है ये लड़का, तो क्या तनिको नहीं पढ़ता है? अरे कम पढ़ता है। तो जब कोई चीज बहुत कम हो जाती है ना, तो उसको लोग कहते हैं बहुत मतलब कम है वो। तो हम जब भी बोलेंगे कि वृष्टि छाया में वर्षा होती है, तो बोलेंगे नहीं होती है, लेकिन अपने में समझेंगे कि वहाँ वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा कितनी मात्रा में होती है? कम मात्रा में होती है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझिए। सर तभी हमारे यहाँ कम होती है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश के विंध्याचल साइड वाले में, चलिए देखिए, उस साइड में होंगे तो नहीं कम बरसेगा, इस साइड में होंगे तो भयानक बरस जाएगा। अभी समझते चलिएगा, पहले एक एक करके धीरे धीरे समझिए। को पूछ रहा सर लाइव क्लास का टाइम क्या है? यार यही टाइम है 10 बजे से, डेली तो 10 बजे से चलता है। अब इसमें टाइम क्या है? कल बस 11 बजे चल गया था। एक ये कंसेप्ट समझ गए। अगला कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। कौन सा कंसेप्ट समझते हैं? तो फेरल का नियम। देखिए, फेरल ने क्या कहा था कि जो पृथ्वी है इसके दो गोलार्ध हैं, मतलब हेमिस्फीयर। पृथ्वी एक स्फीयर की तरह है, इसका आधा करेंगे तो एक अर्ध गोलार्ध, गोला का ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो इसे कहते हैं हेमिस्फीयर या गोला का आधा गोलार्ध। ये भी हो गया गोलार्ध। तो इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको भी पता है भैया कि भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत जो है वो कर्क रेखा के पास है। तो कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री है, तो भारत यहाँ पर है। भारत पूरी तरह किस गोलार्ध में भैया? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी राइट साइड में मुड़ती हैं। हवाएं यहाँ सीधी नहीं चलेगी, राइट साइड में मुड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो होती हैं वो अपनी बाएं साइड में मुड़ेगी, जिधर उनका मुंह है उसके लेफ्ट साइड में मुड़ती है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट। इसका ट्रिक कैसे याद कीजिएगा? ये मान के चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश है जो ये हमने यहाँ खींच रखा है। यहाँ एक अंग्रेजी का एस लिख दीजिए। अब इसका मुंह बना दीजिए। ये किधर मुड़ा है? तो राइट साइड में मुड़ा है। किस साइड में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। ये किधर मुड़ा है? तो लेफ्ट साइड में मुड़ा है, हल्का सा मुड़ गया है लेफ्ट में। किधर मुड़ा है भैया? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में मुड़ गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर मुड़ती है? दाहिनी ओर। यानी कितना भी सीधा ले जाइएगा हल्का सा वो घूम जाएगा।
और इसमें कितना भी सीधा नीचे की ओर ले जाइएगा हल्का सा बाएं घूम जाएगा, इसमें कितना भी सीधा ऊपर ले जाइएगा हल्का सा दाहिने घूम जाएगा। ये किसका नियम है? फेरल का नियम। किसका नियम है? फेरल का नियम। धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट समझते चलिए, तब मानसून पे चलेंगे, डायरेक्ट मानसून पे समझेंगे दिक्कत हो जाएगा। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। शॉर्टकट के लिए एस बना लीजिएगा। ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यानी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं सीधे नहीं जाएगी, हल्का सा बेंड होगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी नहीं जाएगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी। दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? सर आप चलिए आगे देखिए, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक ही बार में नहीं समझ में आएगा। अभी तो मानसून पे जा रहे हैं, पर्वत के उस साइड में वर्षा होगी, इस साइड में नहीं होगी, ये एक कंसेप्ट समझ ही गए। हवाएं दाहिनी ओर घूमेगी, ये भी समझ ही गए। अब आगे समझिए मेन टॉपिक पे। कहीं बाहर दुनिया का नक्शा मिल जाओ। मानसून हम लोग के यहाँ आता है मई जून के महीने में। मई में थोड़ा बहुत आता है, जून में तो दबा के चल आता है। देखते हैं कि नहीं देखते? मई जून के महीने में अभी बारिश का मौसम बना बना आ रहा होगा, लेकिन अभी तक जबरदस्त वर्षा नहीं है। घेर घेर आता है लेकिन तन तन कैंसिल हो जाता है। आपको पता है कि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। आप लोग को ये हम पढ़ा दिए हैं कर्क रेखा के बारे में। आप बताइए, कर्क रेखा पढ़ा दिए हैं वर्ल्ड में। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। तो ये नीचे वाली रेखा बताइए, मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा। बीचों बीच वाली कौन सी भैया? ये तो है आपकी कर्क रेखा। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को हम डॉटेड कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आएगा। ये पृथ्वी को कितनी भाग में बांट देती है भैया? 2 भागों में बांट देती है। अब आप बताओ भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको भी पता है कि सूरज जो होता है वो दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर होता है और जून के महीने में वो कर्क रेखा पर होता है। मार्च में और सितंबर में यह विषुवत रेखा पर होता है। ये पढ़ा दिए हम वर्ल्ड में। जून के महीने में सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। यानी जून के महीने में सूर्य भारत के ऊपर आने वाला है 21 जून को। आपको ही पता है, ये बात पता है कि नहीं? और हम लोग के पास अब जून का महीना आ रहा है। चलो ध्यान से समझो, कमेंट बाद में, ठीक है? कमेंट बाद में, मेरी ओर ध्यान से देखिए। जून का महीना आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज कर्क रेखा पर आने वाला है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि सूरज विषुवत रेखा पर रहेगा, हचाक से कर्क रेखा पे आ रहा है। अभी सूरज वो लगभग इंडिया के बीच में पहुंच चुका है। ध्यान से देखिए, जून आएगा तो ये चढ़ जाएगा कहां पर? कर्क रेखा पर। वो तो धीरे धीरे चल ही दिया है ना, ऐसा थोड़ी है कि अचानक आएगा। वो तो मूड बना के धीरे धीरे चल दिया। अभी वो सूरज यहाँ के आसपास में होगा, कहीं होगा कि नहीं होगा। और जब जून का महीना आएगा, ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जून का महीना आएगा तो यहाँ आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मई जून के महीने में सूर्य भारत के ठीक ऊपर चमकता है। क्या ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? मई जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा के पास होता है, अतः वह भारत के ऊपर सीधा चमकता है, जिस कारण भारत में मई जून के महीने में भयानक गर्मी लगने लगती है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, जल्दी 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 जल्दी। सूर्य जो होता है वो मई जून के महीने में भारत में जाने वाला होता है, इस वजह से गर्मी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी ओर ध्यान से समझो भैया, बाबू अब मेरी ओर ध्यान दो लो। अब यहीं पे मेन समझने वाला चीज है। ये कर्क, हमको इधर से मतलब नहीं है। यहाँ पे ठंड पड़ेगा क्योंकि सूरज यहाँ आ गया तो नीचे में क्या पड़ेगा? ठंडा। विषुवत रेखा से नीचे कहाँ पड़ने लगेगी? ठंडी पड़ने लगेगी। तो यहाँ हो गया ठंड, यहाँ पड़ेगा ठंडा और ये एरिया भयानक गर्म हो गया है। भारत क्या हो गया? पूरी तरह से गर्म हो गया है। मई जून के महीने में भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। और बबुआ आपको भी पता है कि जब जब किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके कण आपस में दूर होने लगेंगे। पानी को गर्म करेंगे तो दूर होके भागने लगेगा, गैस को गर्म करेंगे तो दूर होके भागने लगेगा। ठीक उसी प्रकार यह सूर्य जो है वो मई जून के महीने में भारत के अगल बगल में जितनी हवाएं हैं इन्हें गर्म कर देता है, जिस वजह से ज्यादातर हवाएं जमीन छोड़कर ऊपर उठने लगती हैं और नीचे हवाएं कम बचती हैं।
सांस लेने भर की हवाएं बसती है, और ये हवाएं कहाँ चली जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। हवाएं क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिस वजह से मई जून के महीने में भारत के पास हवाओं की कमी महसूस होने लगती है, जिस कारण नीचे से हवाएं आंधी बन के चढ़ जाती हैं, आंधी बन के चढ़ जाती हैं नीचे से हवाएं आंधी बन के चढ़ जाती है। इसलिए मई जून के महीने में ही आंधी आता है। तो आप देखेंगे जिस दिन बहुत भीषण गर्मी पड़ेगा, दिन में लोग कहेंगे अरे बड़ी उमस हो रहा है ससुरा, बड़ी उमस हो रहा है, उस दिन राते के कहीं ना कहीं आंधी चल आएगा। आंधी से पहले बहुत भयानक गर्मी उमस पड़ता है, जिस वजह से वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो नीचे की हवाएं सोचती है अरे अरे ससुरा खाली हो गया, चल 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 चाप दे चाप दे चाप दे ससुरा, चाप दिया, बस आंधी आ गया। जैसे टब में पानी है या नदी में पानी है, एक बाल्टी फटाक से निकालेंगे तो अगल बगल का पानी भरने आएगा, भंवर बन जाएगा। बस वैसे ही पूरी भारत में हवाएं हैं, गर्मी के दिन में हवाएं ये ऊपर उठती हैं, तो अगल बगल की हवाएं बवंडर की तरह ये चल देती हैं, आंधी चला आता है यहाँ पर। तो मई जून के महीने में आंधी का सबसे बड़ा कारण क्या है, आंधी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सूरज की गर्मी। किसकी गर्मी भैया, सूरज की गर्मी। हाँ, इधर भी पड़ेगा, अमेरिका में भी पड़ेगा, मैक्सिको में भी पड़ेगा। अमेरिका हिल गया है ऊपर, देखो अमेरिका कर्क रेखा के पूरी तरह ऊपर है। मैक्सिको में पड़ेगा एकदम भयानक, जैसा भारत में वैसा मैक्सिको में हो जाएगा। मेरी ओर ध्यान से देखिए बाबू, मेरी ओर सब लोग। एक बात बताओ भाई, भारत के दोनों ओर तो समुंदर है, भारत के दोनों ओर समुंदर है, इस समुद्र पे भी तो गर्मी पड़ेगी। तो समुद्र पर जब गर्मी पड़ेगी तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, और यह मई जून के महीने में खूब भाप बनकर ऊपर उठेगा और यहाँ खूबे बादल को इकट्ठा कर लेगा यहाँ पर। और जब ये आंधी नीचे से आएगी भारत के इस गर्मी वाले जगह पर, जहाँ अभी अभी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी हैं और यहाँ अभी अभी समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनकर ऊपर उठा है, तो यहाँ पर हवाओं की कमी होगी, यहाँ समुद्र में भी हवाओं की कमी होगी, क्योंकि बादल जो है वो पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठ गया है। तो इस कमी को भरने के लिए यहाँ से हवाएं आएंगी और यही हवाएं इन बादलों को ठेल के भारत तक पहुंचा देती हैं, हवाएं भारत तक ठेल के पहुंचा देती हैं। तो ध्यान से समझिए, भारत में आने वाला बादल, वह बादल बनता है अरब सागर के पानी से, वह बादल बनता है अरब सागर के पानी से, साथ ही साथ इस साइड में बंगाल की खाड़ी में जो पानी है उससे। तो भारत में पहुंचने वाला बादल जिसे हम मानसून कहते हैं, भारत में पहुंचने वाला बादल जिसे हम मानसून कहते हैं, ये ससुरा बनता कहाँ है, तो भारत के एक और अरब सागर में एक और हिंद महासागर में। लेकिन इन्हें ठेल कर कौन लाती हैं, इन्हें ठेल कर लाती हैं दक्षिणी गोलार्ध की वह हवाएं जो यहाँ हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए आई थी, ठेल कर लेके चली आती, ठेल कर लेकर चली आती। क्या करती हैं, ठेल कर लेकर चली आती। लेकिन यहां हो जाएगा गड़बड़। आप बताइए, आप जरा खुद से सोचिए, अगर ये बादल अरब सागर में बना है, अगर ये बादल कहां बना है, अगर ये बादल अरब सागर में बना है, तो अरब सागर यहां है, तो बारिश तो ऐसे होनी चाहिए ना, बारिश ऐसे होनी चाहिए, ठेल के आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में बना है तो ऐसे बारिश होना चाहिए। लेकिन यही याद कीजिए कि भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और फेरल ने बोला था कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं सीधे नहीं जाएंगी, दाहिनी घूमेंगी कि बाएं घूमेंगी। याद कीजिए, अंग्रेजी का एस आकार, और उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिनी साइड में घूमेंगी। तो यहाँ बादल बना है, यहाँ बादल बना है, यहाँ से हवाएं आती हैं और फेरल के नियम के हिसाब से दाहिने घूम जाती हैं। कैसे घूम जाती हैं, दाहिने घूम जाती है और भारत में वर्षा करने लगती है। आप बताओ बबुआ, भारत में वर्षा सबसे पहले कोने राज्य में होना चाहिए, भारत में सबसे पहले कोने राज्य में वर्षा होना चाहिए, यहां से देख के बताइए। जो राज्य सबसे नीचे है, जो राज्य सबसे नीचे है, और दाहिने मुड़ते में सबसे पहले धरा जाएगा, जो दाहिने मुड़ते में सबसे पहले जो धराएगा वही होगा। धराने का मतलब समझते हैं, नहीं समझता है सबसे, धरा जाने का मतलब पता नहीं क्या समझता है, पकड़ लेना। हाँ बाबा, हेलो।
समझ में गया? हाँ, केरल में वर्षा होगी। अब आते हैं हम भारत में। सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी? केरल में। सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी बबुआ? केरल में होगी। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वर्षा होगी केरल में होगी। बबुआ लोग को पता चल गया कि वर्षा हो तो केरल में हो, तो केरल में। अब ये वर्षा कैसे आएगी बबुआ बताओ? ये ऐसे मानसून आएगा या फिर मानसून ऐसे आएगा? आप बताइए, इसमें ब्लू कलर वाला ठीक है या रेड कलर वाला ठीक है? मानसून का रास्ता कौन सा सही है, ब्लू कलर या रेड कलर? मानसून का रास्ता कौन सा सही है, ब्लू कलर या रेड कलर? मानसून का रास्ता कौन सा सही है, ब्लू कलर या रेड कलर? रेड कलर, वेरी गुड, रेड कलर है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं? अच्छा, तो ब्लू कलर मिटाई देते हैं। रेड कलर का डायरेक्शन कितने लोग बता सकते हैं? ये जो मानसून आ रहा है रेड कलर से, इस मानसून का डायरेक्शन क्या है? इस मानसून का डायरेक्शन क्या है? इसकी दिशा ध्यान से देखिए। हम दिशा ऐसे ही नहीं निकालते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं क्रॉस। इसमें मानसून कहाँ से है उसको भर देते हैं, यही वाला है, ऐसे तो ऐसे भर दिए। अब आदमी का नाम और हवाओं का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि आ कहाँ से रहा है। इससे मतलब नहीं है कि जा कहाँ से रहा है, मतलब इससे है कि आ कहाँ से रहा है। महाराष्ट्र से आया तो मराठी, कश्मीर से आया कश्मीरी, जाएगा कहाँ हमको क्या पता। बिहार से आया बिहारी, बंगाल से आया बंगाली, पाकिस्तान से आया आतंकवादी। तो ये डिपेंड करता है कि आया कहाँ से है। तो हवाओं और आदमी का नाम इस आधार पर डिपेंड नहीं करते हैं कि जाएगा कहाँ, डिपेंड करता है आया कहाँ से है। तो ये आया कहाँ से है भैया? तो ये दक्षिण और पश्चिम इन्हीं दोनों के बीच में आया है। जाएगा ससुरा उत्तर पूरब की किधर जाएगा हमको कोई मतलब नहीं। आया है दक्षिण और पश्चिम दिशा से, इसका डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। भारतीय मानसून का दिशा बताइए। भारतीय मानसून का दिशा, भारतीय मानसून की दिशा, भारतीय मानसून की दिशा साउथ वेस्ट। भारतीय मानसून की दिशा साउथ वेस्ट। चलिए, सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आता है? केरल में आता है। केरल में, केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार। केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार। तो सबसे पहले आया केरल के मालाबार तट पर। कब आता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह में। कभी कभी ये ससुरा पहले ही चल आता है, लेकिन नियमतः इसे आना चाहिए जून के टाइम पे, तभी मानसून से भयानक वर्षा होगी। जून से पहले जो मई में होती है वो उतना तगड़ा नहीं होता है, झिमी झिमी आएगा, तनी सा बरसेगा जाएगा। जून से ससुरा लगातार ले बरस पूरा बरस जून के पहले सप्ताह में आता है। जून के पहले सप्ताह में आता है। यहां समझ में आ गया? अब इसमें आप बताइए, यह आएगा तो केरल में कई ठो पहाड़ हैं। नीचे में केरल में है इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी। केरल के बीच वाले भाग में है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। ऊपर में है नीलगिरी की पहाड़ी। इस साइड में है पश्चिमी घाट। इस साइड में है पूर्वी घाट। ये पहाड़ियां इन्हें आराम से रोक देंगी और वर्षा करा देगी।
अब आप बताओ बाबू, ये जो वर्षा हो रही है इसमें ज्यादा वर्षा केरल में होगी कि तमिलनाडु में होगी, ये बताओ। केरल में होगी या तमिलनाडु में होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा वर्षा केरल में होगी कि तमिलनाडु में होगी? बबुआ बता दो, केरल में होगी कि तमिलनाडु में होगी? केरल में होगी, वेरी गुड। तमिलनाडु में नहीं होगी। हम फिर बोल रहे हैं, तमिलनाडु में क्या 1% नहीं होगा? तनी सा होगा, क्योंकि यह आता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, रैन सैडो में आ गया ये, वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि छाया में। किस में आ गया? वृष्टि छाया में। इसमें वर्षा कम होगी। क्यों कम होगी? यही वाला कंसेप्ट लगेगा कि तमिलनाडु पहाड़ के इस साइड आ जाता है, यहाँ वर्षा कम होती है, इस कम वर्षा को हम कहते हैं कि वर्षा नहीं होती है। सीधी बात, वर्षा नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। हम 20 बार एक चीज को नहीं बोलेंगे। तो बताइए, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से मेन वर्षा तमिलनाडु में होता है, यानी ये मालाबार तट पर होता है। लेकिन केरल, तमिलनाडु में, सॉरी, केरल पे होता है, यानी मालाबार तट पे होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो तमिलनाडु अर्थात कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा होती है केरल यानी मालाबार तट पर वर्षा होती है। और यह वर्षा आप बताओ भैया, धीरे होगी कि तेज होगी? आप खुद से बताओ, यह वर्षा मूसलाधार होगी कि झिमिर झिमिर? यह वर्षा मूसलाधार होगी कि झिमिर झिमिर? वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार या झिमिर झिमिर? यह वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार या झिमिर झिमिर? यह वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार या झिमिर झिमिर? हाँ, मूसलाधार, बहुत तेज धाधड़ वर्षा होगी, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा बहुत भीषण मूसलाधार वर्षा होती है। कैसी वर्षा? मूसलाधार, मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा होती है। कहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी? तो भैया केरल में होगी, जिस वजह से केरल में लीचिंग चालू हो जाता है। लीचिंग प्रोसेस, निच्छालन, हिंदी में कहते हैं निच्छालन, लीचिंग चालू हो जाता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, लीचिंग आप लोग भी घर पे कर सकते हैं। एक गमला ले लीजिएगा, ठीक है? गमला, गमला समझते हैं? नहीं समझता है सब, सीबीएसई वाला को दुका बोलता है सब, फ्लावर पॉट। ऐसे गमला ले लीजिए एगो, इस टाइप में गमला। गमला बन जाना यार, ऐसे गमला ले लीजिए, ठीक है? इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें आप पत्थर भर दीजिए, पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे, इन्हें के बड़का बड़का पत्थर टुकड़े, ईटा उटा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा नहीं होता है, हल्का सा गिट्टी उट्टी टाइप का छोटे छोटे टुकड़े भर दीजिए, उसको नीचे रखिए, इन टुकड़ों को नीचे रखिएगा, ठीक है? इन टुकड़ों को नीचे रखें, और ऊपर में ना मिट्टी रखिएगा, ऊपर में मिट्टी रखना है। अब पत्थर को कहाँ रखना है? नीचे, और उसको ना मिक्स कर देना। पहले एक काम की, मिक्स कर दीजिएगा, क्या ऐसा नहीं कि केवल पत्थर, मिक्स कर दीजिए, और ऊपर से पानी गिराइएगा, और यह पानी तेजी से गिरना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बार बाल्टी से झुमक गया, हल्का सा ऐसे ऐसे ऐसे, मूसलाधार जैसे वर्षा होती है वैसे होना चाहिए। आने वाले देखिएगा 2-3 दिन ऐसे लगातार कीजिएगा, ऐसे ऐसे करते करते डेली उसको मूसलाधार वर्षा की। आपको पता है कि डेली मिट्टी नीचे बैठने लगी, बैठने लगी। 1 महीना अगर ऐसे कंटिन्यू पानी देंगे ना, सारा मिट्टी चल जाएगा नीचे, ऊपर केवल पत्थर दिखेगा। ऊपर केवल क्या दिखेगा? पत्थर दिखेगा। और मिट्टी सब कहाँ चली गई? नीचे चली गई। इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग प्रोसेस, कि जब कभी मूसलाधार वर्षा होती है तो पत्थर, मिट्टी के छोटे छोटे कण धीरे धीरे उस मूसलाधार वर्षा के कारण जमीन के अंदर चले जाते हैं, और पथरीला भाग ऊपर दिखने लगता है, जिस कारण लगता है कि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है। आप बताओ, अब इस गमला में अगर हम फूल बोएंगे आफ्टर लीचिंग, आफ्टर लीचिंग, तो क्या इसमें फ्लावर निकलेगा? क्या पौधा निकलेगा? इसमें अगर हम फूल बोएंगे तो क्या ये उपजाऊ होगा? लीचिंग के बाद, लीचिंग से पहले नहीं, लीचिंग के बाद, आफ्टर लीचिंग, क्या फ्लावर निकलेगा? यस या नो? यस या नो? कुछ लोग कह रहे यस।
भैया निकलेगा, फूल निकलेगा। क्यों? क्योंकि जड़ जाता है नीचे, जड़ जाता है नीचे। ऊपर से क्या मतलब है ससुरा, ऊपर पत्थर है कि क्या है? जड़ जाता है नीचे और लीचिंग के बाद मिट्टी चली जाती है नीचे, तो जिस वजह से उसको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस से बनी हुई मिट्टी ऊपर से बंजर दिखती है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे लीचिंग प्रोसेस की जो मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा लीचिंग मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में। और लीचिंग प्रोसेस से बनने वाली मिट्टी को हम लेटेराइट कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी हो गई भैया? लेटेराइट मिट्टी हो गई। यह लेटेराइट मिट्टी किस प्रोसेस से बनती है? लीचिंग प्रोसेस से बनती है, लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए अच्छी होती है, हालांकि इसमें बागानी खेती ज्यादा होती है। बागान, बागान लगा दीजिए, बहुत इजी चलेगा। काजू के लिए बहुत अच्छी होती है। सबसे बेहतर ये हो जाती है मसालों के लिए। मसाला यहाँ आराम से हो जाता है क्योंकि मसाला का पेड़ बहुत कमजोर होता है, उसे ऊपर से मजबूती चाहिए। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऊपर से पत्थर होता है, पथरीले कण होते हैं, ऊपर से मिट्टी हार्ड होती है, वो ऊपर से मजबूती दे देती है और नीचे से उसको आराम से खनिज वगैरह देती रहती है, मिनरल। तो मसाला के लिए अच्छा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ में आ गया। सबसे ज्यादा काजू कहाँ होता है? केरल में होता है। समझ में आ गया। नारियल के पानी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, समुद्र के किनारे केरल में बहुत ज्यादा, समुद्र का भी पानी ले लेता है, वर्षा का भी ले लेता है। नारियल में सबसे आगे केरल। केला का पत्ती को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, केला सबसे ज्यादा कहाँ पे? केरल। पत्ती पे ज्यादा खा लेते हैं लोग खाना। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? लीचिंग प्रोसेस किसी को दिक्कत? बागान मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा, एक के चीज का बहुत ज्यादा पेड़। जैसे एक गो केला बो देंगे तो ये बागान नहीं है, 10 गो केला बो देंगे तो बागान नहीं है। तो पूरा गाँव वाला मिलके केला बोया है सब, उसी को बागान कहते हैं। ऑर्चिड, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ऑर्चिड। देर इज डिफरेंस बिटवीन गार्डन एंड ऑर्चिड। ऑर्चिड, गार्डन में हम कई तरह के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्चिड में किसी एक ही तरह के पौधे को बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। किसी को दिक्कत? केरल समझ में आ गया। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा किधर होती है? इजराइल पे वीडियो बना देंगे बाबू। पूछ गए नहीं गुरुजी? ठीक है, आ गया समझ में। तो केरल तो समझ में आ गया। लेकिन ससुरा यहाँ से जो मानसून होता है, ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को दिशा क्या होता है। यहाँ से मानसून डिवाइड हो जाता है, यहाँ से जब टकराता है मानसून तो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद यह मानसून दो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाता है और एक अरब सागर की ओर निकल जाता है। तो मानसून केरल तट से टकराने के बाद कितनी भाग में बढ़ जाता है? दो भागों में। एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, मतलब एक डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की ओर निकल जाता है और एक डायरेक्शन अरब सागर के साइड साइड में होते चलता है। ये शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी से भाप यानी बादल को लेकर आगे बढ़ती है, ससुरा जाके मानसीराम चेरापूंजी में वर्षा करा देती है इस साइड में। तो इधर का वर्षा की जिम्मेदारी ये है, ठीक है। और ये अरब सागरी लेके चली जाती है। हम आपसे पूछते हैं भारत के बीच में वर्षा कौन कराएगा? ये वाला या ये वाला? ये बीच वाला जो एरिया मध्य प्रदेश हो गया, ये सब का एरिया जो हो गया एमपी वगैरह, ये बीच में वर्षा कौन कराएगा? ये बता दीजिए, इस बीच में वर्षा कौन कराएगा? बंगाल की खाड़ी वाली या अरब सागर वाली? बंगाल की खाड़ी वाली या अरब सागर वाली? बीच में वर्षा कौन कराएगा? बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। जल्दी 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 जल्दी। अरब सागर वाली? हाँ सही है। अरे गधा, बंगाल की खाड़ी वाला क्यों बोलता है? फेरल ने क्या बोला था कि हवाएं दाहिनी ओर मुड़ती है। तो यार बंगाल की खाड़ी वाली तो अपने दाहिनी घसकते जाएगी ना, वो तो इधर भागेगी, बाई थोड़ी आती है। और अरब सागर वाले को फेरल के नियम के अनुसार हवाएं दाहिनी घूमती है, तो ये बार बार दाहिने लपकेगा, लपकते लपकते वर्षा करा देगा, लपकते लपकते वर्षा करा देगा। अब हम चलते हैं ये समझने कि अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अभी आपने केवल ये देखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें केरल में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वृष्टि छाया होने के बाद से नहीं होती है। केरल से टकराने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, एक अरब सागरी शाखा। तो भैया हमें दोनों पढ़ना है, तो पहले अरब सागरी देख लेते हैं, फिर बंगाल की खाड़ी वाला देख लेंगे।
नहीं तो पहले बंगाल की खाड़ी देख लेंगे, पहले अरब सागरी देख लेंगे, कोई भी देख लेंगे, बात बराबर है, पढ़ना तो दोनों है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे अरब सागरीय शाखा से। किससे स्टार्ट करते हैं? अरब सागरीय शाखा से। समझ में नहीं आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है? जिसको जिसको समझ में नहीं आए क्लास बंद करके जाइए, सो जाइए। है कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा है? चलो देखो भाई, नीचे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मेन फोकस तो ऊपर है। यहां पर जो आई है शाखा, ये तो आपको पता है कि ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। इससे दो भाग में मानसून बटा है। कौन कौन बटा है? एक बंगाल की खाड़ी में निकली है और एक अरब सागर की ओर निकली है। एक कौन सी शाखा निकली है? अरब सागरीय शाखा। तो हम लोग पहले कौन सा पढ़ेंगे? अरब सागरीय शाखा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अरब सागरीय शाखा। इस शाखा को पढ़ने से पहले आप पर्वत बताइए। ये कौन पर्वत है? गिर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। पर्वत का नाम कौन सा है? गिर। ये पर्वत अरावली, ये विंध्याचल। विंध्याचल है ना? अरे यही तो पहाड़ रोकेंगे सब, ऊपर वाला विंध्याचल। ये सतपुड़ा, ये मैकाल, ये अजंता, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझते चलिएगा। यहाँ पे रामगढ़, ये वाली पहाड़ी राजमहल, ये गारो खासी जयंतिया, ये शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सब पहाड़ी हैं सब। चलिए बाबू अब ध्यान से समझिए। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अरब सागरीय शाखा को। किस शाखा को? अरब सागरीय शाखा को। अरब सागरीय शाखा पश्चिमी तट पर वर्षा कराते हुए आगे बढ़ेगी और ये बार बार फेरल के नियम का पालन करते हुए दाहिनी साइड मुड़ेगी और पश्चिमी घाट से टकराकर इस साइड में वर्षा कराएगी। लेकिन अंदर के भाग में ज्यादा वर्षा कराएगी या कम कराएगी, ये बताइए। महाराष्ट्र के तटीय भाग में जो पश्चिमी घाट के इस साइड में है, वहां तो ये वर्षा कराएगी, लेकिन इस साइड में वर्षा नहीं कराएगी, या कराएगी तो बहुत कम कराएगी, क्योंकि यह एरिया आता है वृष्टि छाया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में ये वर्षा बहुत कम कराती, इसलिए महाराष्ट्र में देखेंगे इस साइड में सूखा पड़ा रहता है। तेलंगाना में, कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में अक्सर यहाँ किसान सब सूखा पड़ने की वजह से सुसाइड करते रहते हैं ऐसा। तो ये बहुत ही ज्यादा ये एरिया जो होता है, ये बीच वाला ये एरिया, ये सूखाग्रस्त रहता है, जबकि वर्षा इधर होती है, क्योंकि आपको रीजन पता है, ये पश्चिमी घाट पर्वत इसे रोक देता है। इतना तक तो समझ में आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं? अरब सागरीय शाखा जो होती है इस साइड में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, और तटों पर वर्षा कराती है, इधर के भाग में वर्षा कराती है, अंदर के भाग में वर्षा नहीं कराती है। लेकिन जब ये गुजरात के पास आती है तो ये तीन भाग में, तीन डायरेक्शन में जाती है। गुजरात के पास आने के बाद ये तीन डायरेक्शन में, एक गुजरात में निकल जाती है, एक मध्य प्रदेश के बीच में निकल जाती है, एक सीधे निकल जाती है यहाँ पर। समझ में आ गया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? नो सर? हाँ वेरी गुड सर। यहाँ जमशेदपुर में बारिश होता है। हाँ भाई हो रहा होगा झारखंड में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए मेरी और ध्यान से समझिए। जो इस साइड में मुड़ी है गुजरात के साइड में, वह तो गुजरात में इस गिर पर्वत से टकरा जाएगी। किससे टकरा जाएगी? गिर पर्वत से। अब आप बताओ बाबू, जब ये गुजरात में टकराएगी गिर पर्वत से, तो ये वाला एरिया नीचे का तो कहलाता है सौराष्ट्र, इस पे तो वर्षा करा देगी इस साइड में। लेकिन क्या इस साइड में कच्छ के रण में वर्षा करा पाएगी? आप बताओ, क्या कच्छ के रण में वर्षा करा पाएगी? नहीं कराएगी। कच्छ के रण में वर्षा नहीं करा पाएगी, इसलिए कच्छ का रण एक मरुस्थल है। कच्छ का रण एक मरुस्थल है। कच्छ का रण एक मरुस्थल है, यहाँ वर्षा नहीं होगा, क्योंकि ये वृष्टि छाया में आ जाता है। किसके वृष्टि छाया में? तो गिर पर्वत। लेकिन सौराष्ट्र में वर्षा होगा, कच्छ में वर्षा नहीं होगा। आप बताओ यहाँ मरुस्थल क्यों बन गया? पता चला? मरुस्थल क्यों बन गया? पता चला? नहीं पता चला। ससुरा सब अखिया बंद करके पढ़ रहा है सब। हाँ मरा हुआ स्थल है, अखिया खोल के पढ़ो लोग। हाँ चल बबुआ इधर देखो। एगो कर लव यू सर फ्रॉम भिकना पहाड़ी। रे बकलोलवा तो पटने में है। चलो इधर देखो। एक शाखा जो है वो तो गुजरात वाला फाइल निपटा दिए।
अगर हम इस मरुस्थल को खत्म करना चाहें, कच्छ के मरुस्थल को खत्म करना चाहें, तो यहाँ जो गिर पर्वत दिख रहा है इसको उठा के ससुरा हिया ठोक देंगे, गिर पर्वत को उठा के हिया ठोक देंगे। जब हम हिया लेके चल जाएंगे इस गिर पर्वत को, तो अब बताइए पूरे गुजरात में वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ से टकराएगा तो वर्षा होगा ही। और बादल है पूरे यहाँ गुजरात में धीरे धीरे फैल जाएगा। बादल को कोई बांध के थोड़े रखा है, तो बरसेगा तो ऐसे बरसते चल जाता है 2-3 जिला के ऊपर। तो बताइए मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ मित्रों, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मित्रों बताइए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए भाई, नहीं करना चाहिए, हो भी नहीं पाएगा यहाँ पे। चलो आ जाओ, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा। इतना बड़का पहाड़ कहाँ से उठेगा? कौन जेसीबी लेके आएगी? छोट छोट थोड़े होता है, 2-3 जिला बराबर होता है। ये सब यहीं रहने देते हैं, जिसका जो जगह है वहीं रहने देंगे। ठीक है मित्रों, आपके कहने पे हम उसको वहीं छोड़ दिए। जल्दी कर, जल्दी करना चाहिए। जल्दी करना चाहिए। अब हम लेके चलते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा को लेके चलते हैं। मध्य प्रदेश में जब ये घुसता है तो मध्य प्रदेश का वह भाग देखिए, जब ये मानसून जाता है तो ऊपर टकराएगा विंध्याचल से। ऊपर किससे टकराएगा? विंध्याचल से। तो इस साइड में वर्षा कम होगी, मध्य प्रदेश के ऊपर के भाग में वर्षा कम होगी, लेकिन नीचे तो वर्षा होगा ना। और जब ये ससुरा इधर से टकराता है तो भी अंदर वर्षा होगा, इधर में वर्षा नहीं होगा। ऐसे ऊपर से टकराए चाहे नीचे से टकराए, ऊपर से टकराए चाहे नीचे से टकराए, पनिया अंदरे बरसेगा। और चाहे तो ये ससुरा सीधे टकरा जाए, पनिया बरसेगा तो अंदरे बरसेगा। पनिया बरसेगा तो दोनों पहाड़वा के अंदरे बरसेगा। तो मध्य प्रदेश के ऊपर वाले जिलाओं में वर्षा कम और मध्य प्रदेश के नीचे वाले जिलाओं में वर्षा कम। मध्य प्रदेश का ये जो पर्वत है इसके इधर छत्तीसगढ़ में वर्षा कम, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो एरिया आ जाता है ये वृष्टि छाया में आ जाता है। छत्तीसगढ़ का एरिया वृष्टि छाया में आ जाता है। आप इधर देखेंगे तो दंडकारण्य हो गया, बस्तर वगैरह हो गया, यहाँ पानी उनी बहुत कम बरसता है, क्योंकि वृष्टि छाया में है। एक यहाँ से वृष्टि छाया, दूसरा यहाँ से वृष्टि छाया में है। वर्षा क्या होता है? कम होता है। और अंदर वर्षा धमाधम होता है। तो मध्य प्रदेश में वह हिस्सा, मध्य प्रदेश का वह हिस्सा दो विंध्याचल, सतपुड़ा और ये मैकाल के बीच में आता है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आता है, उसमें झमाझम वर्षा होती है। और अगर मानसून सोचेगा इधर से निकल के भाग जाए हेपुकी, तो ये हेपुकी भी नहीं भाग सकता है, क्योंकि हेपुकी भागेगा तो इधर क्या लगा हुआ है? मैकाल पर्वत। अब भाई साहब बिचुआ में तो हड़ाहे वर्षा होती है, बहुत भयानक वर्षा होती है। और आप बताइए इन दोनों के बीच में, इन दोनों पहाड़ के बीच में कौन सी नदी बहती है? इन दोनों पहाड़ के बीच में कौन सी नदी बहती है? फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अब आप बताइए, बरसात के मौसम में नर्मदा नदी में पानी ज्यादा होगा कि कम होगा? तो सुरा एगो तो नर्मदा नदी में अपने पानी खतरनाक, उस पे से बरसात के वक्त में इसमें पानी लबालब भर जाएगा। और नर्मदा नदी में समस्या ये आएगी कि नर्मदा नदी इन पानियों को साइड साइड में भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि दोनों ओर पहाड़ है, पानी उतना जाएगा नहीं। अरे मैदान खेत उतरा था तब ना बाढ़ ले आ देती, रहबे नहीं करता है, तो सब पानी किसमें घुस जाता है? नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी भाई साहब वो विकराल रूप ले लेती है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि न पानी को पीछे डाल सकती है, न पानी को ऊपर डाल सकती है, न पानी को नीचे। चारों ओर पहाड़, एक और रास्ता सीधे सामने, उसमें लबालब पानी। इतना भयानक नर्मदा नदी निकलती है कि इतिहास भूगोल वेताओं ने इसे दबंग नदी कहा है। कौन सी नदी? दबंग नदी। नर्मदा को कौन सी नदी कहते हैं? दबंग नदी के नाम से जाना जाता है नर्मदा को, दबंग नदी। प्राचीन भारत में साधु संत इसमें नहाते थे, सब तो दह के चल जाते थे, दूसरे घाट पे मिलते थे लोग। तो इसमें जल्दी लोग बरसात में नहाते नहीं थे, इसलिए साधु संत ने इन्हें चंचल नदी कहा है। चंचल को संस्कृत में रेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवा कहते हैं। तो इसमें नर्मदा को दबंग नदी या रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा को दबंग नदी या रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए।
दबंग नदी या नर्मदा नदी, दबंग नदी या नर्मदा नदी। अब बताओ भाई, ये जो अरब सागरीय शाखा थी, कौन सी शाखा? अरब सागरीय शाखा थी। कौन सी शाखा? अरब सागरीय शाखा, जो पश्चिमी तट पर वर्षा कराते कराते गुजरात के पास 3 भाग में बटी थी। एक गिर पर्वत से टकरा के सौराष्ट्र में वर्षा कराई और कच्छ में नहीं कराई। जो दाहिनी ओर मुड़ी वो विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में नर्मदा घाटी में घुस के वहीं वर्षा करा दी। अब जो जाएगी वो सीधे जाएगी। जो बच गई एक शाखा वो तो सीधे निकलेगी। बच गई एक शाखा वो कैसे निकलेगी? सीधे निकलेगी। जो बच गई शाखा वो कैसे निकलेगी? सीधे निकलेगी। कैसे निकलेगी? सीधे निकलेगी। किस पर्वत से टकराएगी? अरावली से। किस पर्वत से टकराएगी? अरावली से। तो क्या यह अरावली से टकराने के बाद राजस्थान में वर्षा करा पाएगी? क्या यह अरावली से टकराने के बाद राजस्थान में वर्षा करा पाएगी? क्या यह अरावली से टकराने के बाद राजस्थान में वर्षा करा पाएगी? पहली बात कि यह अरावली से टकरा ही नहीं पाएगी, क्योंकि टकराने के लिए इसको ऐसे रास्ते में खड़ा होना चाहिए। ये ससुरा ऐसे है, पैरेलल है, नहीं टकरा पाएगी। क्यों नहीं टकरा पाएगी समझिए, आपको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे ध्यान से समझिए क्यों नहीं टकरा पाई। मान के चलिए अगर हमारे सामने से 10 आदमी आ रहे हैं और हमें उन 10 को रोकना है, तो ऐसे कोई पाइप लेंगे, लाठी इस टाइप में, और 10 को रोकने के लिए ऐसे कहेंगे ना, कटप्पा जैसे रोकता है, ये कोई नहीं आ सकता है, ऐसे रोकेंगे, गिर जाएगा। कितनी भी भीड़ आए ऐसे ढकेल के गिरा देंगे, तब ना रुकेगा। और ससुरा ऐसे ढकेलेंगे, आओ तुम 10 हो या 50, ऐसे रोकेंगे, ऐसे ससुरा जिस जिसको लगेगा ससुरा हुए मर जाएगा और बाकी सब हमको कचर के चल जाएगा। तो ऐसे आदमी रोका जाता है? अरे ऐसे ना रोका जाता है, बताइए, ऐसे ना रोका जाता है। ऐसे रोकिएगा, ऐसे नहीं रुकेगा। तो देखिएगा अरावली क्या कर रहा है। अरावली ऐसे रोक रहा है, मानसून या मानसून आजा आजा, रोकेंगे मानसून हिल जाता है उसको। मानसून क्या कर जाता है? हिल जाता है। इसलिए अरावली पर्वत मानसून के दिशा के समानांतर है। अरावली पर्वत मानसून की दिशा के समानांतर है, जिस वजह से वहां वर्षा नहीं होती है। समझ गया? वहां वर्षा नहीं होती है, इस वजह से वर्षा नहीं होती है। और ये सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। दिल्ली में एक छोटा सा पहाड़ है, दिल्ली में एक छोटा सा पहाड़ है, दिल्ली में एक छोटा सा पहाड़ है, रायसीना की पहाड़ी, जिसमें से टकरा के तनी मनी दिल्ली पे फुचुर फुचुर वर्षा करा देता है। कहता है दिल्ली वाला, केजरीवाल ले लो पानी, ले लो केजरीवाल पानी ले लो, दे देता है केजरीवाल जी को पानी। अब बेचारा अशोक गहलोत को नहीं दिया यहाँ राजस्थान में, उनको इसे ना पलट देना चाहिए इसको। ये अरावली पर्वत है, इसको पलट के ऐसे खड़ा कर दो, उसमें ना जैक लगा के इसे घुमा दो। अच्छा एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, अगर अरावली पर्वत को हम लोगों ने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया तो राजस्थान में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। यहाँ पानी की किल्लत नहीं होगी, यहाँ का मरुस्थल हरा भरा हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। उससे अच्छा जो बंजर है भैया तुम बंजर रहो, इधर आजमाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बाकी पीजिएगा चूज। अरे बा हाँ, और फिर केजरीवाल हमको बोलेंगे कि सब का आंसर ही पलटवा दिए पहाड़। हाँ भाई, अगर पहाड़ खुद से देखो, अगर अरावली घूम जाएगा तो हमको कहेंगे कि यही यही गड़बड़ आदमी है, दिल्ली को सुखा दिया। हालांकि ऐसे घूमने वाला नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। दिल्ली में वर्षा जो होती है वो रायसीना की पहाड़ी की वजह से होती है। दिल्ली में जो बारिश होती है वो रायसीना की पहाड़ी से होती है। दिल्ली में जो बारिश होती है वो रायसीना की पहाड़ी से होती है। लेकिन भैया रायसीना की पहाड़ी बहुत छोटी है, रायसीना की पहाड़ी बहुत ही छोटी है, रायसीना की पहाड़ी बहुत ही छोटी है। समझ में गया? वो ज्यादा मानसून को नहीं रोक पाती है,
और अगर मानसून हाइट पर है, अगर मानसून हाइट पर है तो दिल्ली के लोग ऐसे टुकुर टुकुर देखते रह जाते, ओ माय गॉड, क्लाउड हैज गॉन, व्हाट विल आई डू, आई एम थ्रस्टी, ऐसे थ्रस्टी। दिल्ली के ऊपर ऊपर निकल गया, दिल्ली के ऊपर ऊपर निकल गया, देखते रहो दिल्ली वाले, ओ माय गॉड मानसून चला गया, कोई बात नहीं चला गया। अब बताओ भाई, अगर दिल्ली हिल जाएगा तो सीधे जाके टकराएगा उत्तराखंड, सीधे कहां जाके टकराएगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है, उत्तराखंड में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। कितनों बादल आएगा, सबको उत्तराखंड का तो यहीं रुको, यहीं रुको, कहाँ जा रहे हो, उधर चाइना में मत जाओ, यहीं बरस जाओ। सारा का सारा, कभी कभी अगर हुमच के इधर से मानसून आया, हुमच के मानसून, तो उत्तराखंड में हुमच के वर्षा होगा, हुमच के वर्षा होगा। और कभी कभी यहाँ बादल फटने की समस्या आ जाती है। अब ये बादल कैसे फटता है तो समझिए ध्यान से। 10 आदमी अच्छा खूब स्पीड से दौड़ रहे हैं, लोग रेस में, बहुत आदमी दौड़ रहे हैं लोग, अचानक बीच में वो दीवार खड़ा कर दीजिए, अचानक नीचे में दीवार सेट कीजिए, अचानक उठा दीजिए, भड़ 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 भड़, सब आदमी उसी पे आके लड़ जाएगा और वहीं पर 50 आदमी गिर जाएगा। ऐसा ही होता है बादल के साथ। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बादल आ रहा है, छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, ना अरावली रोका ना रायसीना रोका, एकदम छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और खूब ज्यादा पिकनिक मनाने के लिए घूम रहा है। उत्तराखंड में जाके धड़ाम से टकरा गया, सब बादल ऐसे ऐसा धर 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 टकराया सब, और फचाक से नीचे वर्षा हो जाता है। तो अचानक मूसलाधार वर्षा को हम बादल का फटना कहते हैं, अचानक हो रही मूसलाधार वर्षा को हम बादल का फटना कहते हैं। तो ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में बहुत होती है, ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में बहुत होती है। उत्तराखंड जो है बहुत खतरनाक हो गया। पहाड़ों के बीच सुंदरता तो है लेकिन तबाही आती है। आप सब की जिंदगी शादी के बाद उत्तराखंड हो जाएगी, खूबसूरती भी मिलेगी लेकिन तबाही भी आते रहेगा। ठीक है, बादल का फटना समझ में आ गया। अब जब बादल फट जाता है, अब मानसून यहाँ टकरा जाता है, तो थोड़ा बहुत लौट के भी आता है। भाई टकराएगा कोई भी चीज तो लौट के आएगा ना, कोई भी बॉल को अगर दीवार पे मारेंगे तो लौट के तो अबे करता है, तो टकरा के लौट के आता है। तो दिल्ली में टकरा के लौट के आता है, दिल्ली वालों से कहता है पानी चाहिए, से टकरा के आता है, दिल्ली वालों से कहता है पानी चाहिए, लो फुचुर फुचुर फेंक देता है, कहता है अभी अभी उत्तराखंड से आए हैं हम, हिला दिए उत्तराखंड को पूरी तरह, तुमको पानी चाहिए ले लो ले लो। तो दिल्ली में झमाझम बारिश, न्यूज खोलेंगे, नमस्कार मैं जहरीली न्यूज से, आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। भारत में तो न्यूज वाले ससुरों ने देश चौपट कर दिया। किसी को दिक्कत? यहां तक में आते आते अरब सागर से जितना पानी उठाया गया था, देखो बीच में तो पानी उठाने का रास्ता है नहीं, सारा पानी अरब सागर से ही उठाया गया था। यहीं का पानी जो भाप बनकर उठ रहा था उसी को ये लोग समेट के आगे ले गए थे। और यहाँ जाते 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 इनमें पानी बहुत कम बचता है, इसलिए ज्यादा अकड़ते नहीं है, तनी मनी पानी रहता है, कहता है अब नहीं बरसने लायक है, अब पूरा पैसा खर्चा हो गया। आप भी देखिए, जब महीने का लास्ट होता है 20-25 तारीख आता है तो आपका पैसा खत्म होने के कगार पे रहता है, तो आप 200-300 का नोट पर्स के किसी कोना में इमरजेंसी फंड में डाल दिए रहते हैं और पैसा उड़ाना कम कर देते हैं। किधर चाउमीन बन रहा है, बर्गर बन रहा है, उधर देखते भी नहीं है, जब चलते हैं कहते हैं भैया जब देख खाइए नहीं तो चलो सीधे। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा खत्म हो गया है, बहुत कम बच गया इसलिए उड़ाते नहीं है। ठीक उसी तरह अरब सागरीय शाखा इतना ना बारिश कराते हुए आई है कि जब ये लौट कर दिल्ली आती है तो बहुत कम वर्षा कराती है और इसमें वर्षा की मात्रा बहुत कम बच जाती है, इसलिए इसमें पानी पूरी तरह खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये शांति से बैठ जाती है। कहते बहुत वर्षाएं, अब यहीं रहते हैं केजरीवाल जी के यहाँ। समझ में आ गया? अरब सागरीय शाखा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। पर्वत ना होता तो सारे गुजरात में वर्षा होती, पर्वत ना होता तो सारे भारत में वर्षा क्या? अरे यार, ये कौन है बेवकूफ? मनीष चौधरी बोल रहा है, अंकिता पटेल तुम कहाँ से हो?
ये बकलोलवा का करेगा रे, तू कहाँ से है? ये बकलोलिया बताइयो देगी। सोच रहा ओकरा से पूछ रहा है तुम कहाँ से हो, ये बता देगी। ओके, हम यहीं से हैं, लखनऊ से, स्टेशन के सामने घर है, मम्मी पापा 10 बजे ऑफिस, सब बता देते बकलोल के। अरे इन सब के चक्कर में मत रहा करियो, मत बताना रे बबनिया। एड्रेस जान देगा, जान जाएगा तो हिला देगा फिर। चलो इधर देखो ध्यान से, अरब सागरी शाखा कंप्लीट। अब बंगाल की खाड़ी वाला शाखा देखते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है, जब ये जाती है तो हमेशा ये दाहिने मुड़ रही होती है, जिस वजह से इधर वर्षा बहुत कम कराती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब जा रही होती है तो इस साइड ही मुड़ती है, दाहिनी होती, इधर कम वर्षा कराती है। ये सीधे जाके टकराती है गारो खासी जयंतिया से। किससे टकरा जाती है? गारो खासी जयंतिया से। गारो खासी जयंतिया से किससे टकरा जाती है? गारो खासी जयंतिया से, गारो खासी जयंतिया से। लेकिन कुछ ऐसी भी मानसून है जो इन गारो खासी जयंतिया पहाड़ से ज्यादा ऊंचाई से उड़ रही होती है, तो वो जाके आसाम के मिकीर पहाड़ी से टकराती है। किसे टकराती है? आसाम की मिकीर पहाड़ी से। तो जो ज्यादा हाइट पर है वो आसाम के मिकीर या फिर मिसमी डाफला इन पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर वर्षा करा देती है। जो ज्यादा हाइट पर है वो मिकीर और ये शिवालिक वगैरह, ये जो डाफला मिसमी अबीर पहाड़ी है, इनसे टकरा के यहाँ वर्षा कराती है। ठीक है, लेकिन जो कम ऊंचाई पर है, लेकिन जो कम ऊंचाई पर है वो कहाँ चली जाती है? गारो खासी और जयंतिया में। कहाँ चली जाती है? गारो खासी और जयंतिया, मेघालय में। अब यहाँ समझने की बात समझिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ का जो डिजाइन है वो यहाँ पर छोटा सा पर्वत है, गारो पर्वत। ऐसे गारो पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका जिसका नाम है जयंतिया पर्वत है। तो ये गारो है, ये जयंतिया है, और खासी ऐसे बीच में है, खासी ऐसे बीच में है। तो पहाड़ जो हम लोग दिखाते हैं ऐसे दिख देते हैं, गारो खासी जयंतिया, वो रियल में इस टाइप का है, कीप के जैसा है। कीप, कीप समझते हैं? ऐसे होता है। कीप नहीं समझते हैं? कान में तेल डाला जाता है, जैसे लड़की सब इसे कान में तेल डालती हैं सब, कीप से इसे कुछ कुछ डालना रहता है। तो इसका आकार किसके से बना है? कीप के जैसा है, थोड़ा बहुत लगता है ना, समझ में आ गया? तो गारो खासी जयंतिया में चली जाती है। तो जो इसमें मानसून आता है, जो मानसून इसमें आता है, इसमें किसमें? गारो खासी जयंतिया में। देखिए मानसून यहाँ गया ना, गारो खासी जयंतिया में। तो इसमें जब मानसून जाता है गारो खासी जयंतिया में, तो ये कीप के समान होता है। जाने का तो ससुरा चल गया, अब इसमें टकराता है, यहीं पे वर्षा कराता है, इधर टकराता है तो यहीं पे वर्षा कराता है, फिर लौट के आएगा यहीं आता है। तो इसमें घुस के फंस जाता है, इसमें मानसून घुस के फंस जाता है। इसमें जब मानसून घुस गया तो फंस गया, और इसमें से निकल नहीं पाता है, इसमें से निकल नहीं पाता है, और यहीं पे वर्षा कराने लगता है। यहीं पे पहले था चेरापूंजी, अभी है मानसीराम। पहले ज्यादा वर्षा कहाँ कराता था? चेरापूंजी में। अभी ये हल्का सा शिफ्ट हो गया है मानसीराम में। चेरापूंजी से शिफ्ट होके कहाँ हो गया है? मानसीराम में। कहाँ हो गया? मानसीराम में। तो देखिए पहले ये जो पहाड़ियां थी, ये जो पहाड़ियां थी ये थोड़ी बड़ी थी। अभी लोग क्या है, पहाड़ों को काट काट के वहां घर बनाने लगे, तो मानसून के जो प्रवेश करने का रास्ता है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो पहले ये सबसे ज्यादा वर्षा कराता था चेरापूंजी में, अभी ये सबसे ज्यादा वर्षा कराता है मानसीराम में। पहले चेरापूंजी में, मानसीर, अभी हम लोग जब पढ़े थे तो चेरापूंजी पढ़े थे, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो मानसीराम पढ़ रहे हैं। आने वाले 40-50 साल बाद ये वर्षा शिलोंग में करा देगा ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से पहाड़ों की कटाई चल रही है। तो आने वाले 50-60 साल बाद जब बैच हम पढ़ाएंगे तो वहां हम ये पढ़ाएंगे कि बाबू अभी सबसे ज्यादा वर्षा शिलोंग के पास होती है, लेकिन तुम लोगों के पापा को और तुम लोगों के मम्मी को हम पढ़ाए थे कि सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। आप लोग का बचवा भी अगर जनरल कंपटीशन में आया इधर में, हमारे पास पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तू लोग का बचवा का कहाँ एडमिशन कराए गए?
वो सब पढ़ेगा सब यहीं पे, तो हम अभी बता दे रहे हैं। तुम लोग का बचवा होगा तो उसको समझाना कि देख बाबू, खान सर बोले थे कि हम लोग के समय वर्षा मानसीराम में होती है, तुम जब बड़ा होगा तो तुम्हारे समय मानसीराम से शिफ्ट होकर शिलोंग की ओर निकल जाएगी। ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है कि सर आप ही के पास पढ़ाएंगे, अभी एडमिशन करा दे लोग। अभी अभी एडमिशन करा दे लोग। कह रहा है कि सर जब तक आपका बेटवा पढ़ाएगा, नहीं बबुआ, हम लोग का जो बेटा बेटी होगा सब नहीं, बहुत खच्चर होगा सब। देखिए जिसके जिसको कोई कमी नहीं होती है ना, वो बहुत बिगड़ जाता है। आगे देखिए, मासीराम और चेरापूंजी में वर्षा क्यों होती है पता है ना, कि मानसून फंस जाता है। चलिए बताइए भैया, मानसीराम और चेरापूंजी में बारिश क्यों होती है? क्योंकि मानसून वहां फंस जाता है। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा क्यों होती है? तो मिकीर और ये डाफला अबीर इस सब पहाड़ियों की वजह से। जब मानसून ज्यादा हाइट पे जाता है तो उनसे टकराता है और इधर वर्षा कराता है। जब मानसून कम हाइट पे जाता है तो मानसीराम चेरापूंजी में वर्षा कराता है। मासीराम और चेरापूंजी में वर्षा कराता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है कि, देखो मैं मेरे बात ध्यान से समझिए, इसमें तीन चार कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन की मानसून टकरा ही ना, ऊपर ऊपर निकल जाए तो वो आसाम की मिकीर और अरुणाचल प्रदेश के डाफला अबीर पहाड़ियों से आके यहाँ वर्षा करा देगा। एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर अंदर घुस गया तो फिर तो अंदर अगर घुस गया तो फिर ससुरा फंस के रह जाएगा ऐसे ऐसे, ये तो समझ गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर इस साइड में टकरा गया तो ये कहाँ चला जाएगा? म्यांमार में चला जाएगा। तो म्यांमार में कोई होगा पढ़ा रहा होगा, हमारा क्या मतलब है म्यांमार में क्या होगा। लेकिन अगर इधर टकराया, इधर, तो ये टकरा के इधर घूम जाएगा। इस साइड में टकराएगा तो इस साइड में घूम जाएगा और यूपी बिहार में वर्षा करा देगा। किधर वर्षा करा देगा? यूपी बिहार में वर्षा करा देगा। समझ में आ गया? तो बंगाल की खाड़ी की वह शाखा जो गारो पर्वत से, खासी से नहीं, गारो से टकरा कर बाईं ओर घूम जाती है, वो बिहार और यूपी में वर्षा कराते हुए कहां पहुंचती है? दिल्ली में। यूपी, बिहार और यूपी में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। बिहार में तो पहाड़ है नहीं, तो बिहार के ऊपर जो नेपाल है, वहां पर नेपाल के पास सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, तो ये नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ियों से टकराते हुए बिहार में वर्षा कराते हुए यूपी पार करते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताओ बबुआ, यूपी और बिहार में वर्षा किस शाखा से होती है? यूपी और बिहार में वर्षा, बंगाल, यूपी, बिहार में वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। समझ में आ गया? ये कौन है भैया? अशोक कुमार सर, मेरी बेटी क्लास 2 में पढ़ती है और मैप का क्लास करती है, पूरा वर्ल्ड मैप याद कर ली है। बढ़िया है भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपकी बेटी को भाई। छोटका छोटका लड़कों पढ़ता है तो ये सब का क्या करेगा सर, अभी ये ABCD वाले की उम्र में ये सब जो नक्शा पढ़ता है सर, उन सब को भी बहुत मन लगता है। वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। चलो भैया यहाँ देखो, या आरा काम योमा पर्वत से टकराएगी, किधर जाएगी किधर नहीं, हमको क्या मतलब है? इधर इधर हमारा देश ही नहीं है, हमको नहीं मतलब है। उधर दूसरे देश का हम क्या पढ़ाएंगे, हमारा देश छोट है का? ये पहाड़ टकराती हुई जाती है। अब एक बात बताओ, अरब सागरीय शाखा जैसे जैसे दिल्ली की ओर अग्रसर होगी, जैसे जैसे दिल्ली की ओर जाएगी, इसमें पानी की जो मात्रा है, ये पानी की मात्रा घट जाएगी, पानी की मात्रा घट जाएगी। और जब ये दिल्ली पहुंचेगी तो ये दिल्ली पहुंच के कमजोर हो जाएगी, दिल्ली पहुंच के कमजोर हो जाएगी। लेकिन याद कीजिए, दिल्ली में इसका कोई इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है दिल्ली में इसका इंतजार? बताइए, इसका दिल्ली में इंतजार कौन कर रहा है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का दिल्ली में इंतजार कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। ये पगला कहीं का, दिल्ली में कहा है अरविंद केजरीवाल इंतजार करें? दिल्ली में तो अरब सागरीय शाखा भी तो दिल्ली में ही रुकी है, अरब सागरीय शाखा भी तो दिल्ली में ही रुकी है। अरब सागरीय शाखा किस में रुकी है? दिल्ली में ही रुकी है।
समझ में आ गया? अरब सागरीय शाखा किस में रुकी है? दिल्ली में रुकी है। समझ में आ गया? तो दोनों जाके कहाँ मिल जाते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली भारत का एक ऐसा जगह है जिसमें दोनों चरणों से वर्षा होती है। एक बार वर्षा हो गई अरब सागरीय शाखा से और एक बार वर्षा हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। यह दोनों आके मिल जाते हैं और दिल्ली में, दोनों आके मिल जाते हैं दिल्ली में। कब के बिछड़े हुए हम, देखिए ये दोनों तो एक ही थे सब, यहां आके ये बिछड़ के इधर चला गया, ये इधर चला गया। कब के बिछड़े हुए हम आज दिल्ली में आके मिले। देख रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून तो कॉमन था, यहीं से ना केरल तट से 2 बार टूट गया था। तो कब के बिछड़े हुए हम दिल्ली में आके मिले, दोनों मिल जाते हैं। और तनी सा पानी इसके पास, 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 दोनों मिलके कर दिए बारिश, दोनों मिलके कर दिए बारिश। तनी सा पानी मिला मिला के, क्योंकि तनी सा पैसा आप दीजिए, तनी सा पैसा आप दीजिए, तुरंत पार्टी चालू हो गई। तो दिल्ली में दोबारा हो जाती। और ये ससुरा, इसको रास्ता में रोकने वाला कोई था ही नहीं। देखिए ना, यूपी बिहार में पहाड़े नहीं था, तो आके हुमच के जो दिल्ली में अरब सागरी शाखा थी उसकी कहती चलो और आगे चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं, ससुरा चलो और आगे चलते हैं। तो लास्ट में ये आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जब ये, तो आगे बढ़ने के बाद ये धौलाधार पर्वत से टकरा जाते हैं। किसे टकराते हैं? धौलाधार पर्वत से टकरा जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पे जबरदस्त वर्षा करा देते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत से टकरा के वर्षा करा देते हैं। और यह वर्षा जब पीछे लौटती है हल्का सा, तो तनी मनी पंजाब में भी वर्षा करा देती है, तनी मनी पंजाब में भी वर्षा करा देती है। सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होता है? पंजाब में। सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होता है? पंजाब में। सबसे लास्ट में वर्षा कहाँ होता है? पंजाब में। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? पंजाब में टकराया धौलाधार से तो हिमाचल प्रदेश में वर्षा कराया, लेकिन जब टकरा के छटका तो इधर पंजाब की ओर। अब आप बताओ, क्या धौलाधार के उधर वर्षा होगा? नहीं, क्योंकि वृष्टि छाया में। तो क्या पीर पंजाब के उधर होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वृष्टि छाया में है। तो क्या जास्कर के उधर होगा? ससुरा उधर तो औरों नहीं होगा। क्या लद्दाख के उधर होगा? उधर तो औरों नहीं होगा ससुरा, पूरा पहाड़ हिल के कौन जाएगा बारिश कराने? क्योंकि देखो भैया, एक तो वहां पहुंचते पहुंचते इसका भी पानी खत्म के बराबर है और इसका भी पानी खत्म के बराबर है। जो कुछ बचल कुचल था वो धर्मशाला में और पंजाब में बरसा दिया, तो एक तो पानियों इनका खत्म है। और दूसरा ससुरा, एगो तो तुम लोग 4-4 को 5-5 को पहाड़ लगाए हो, तो लद्दाख में कहाँ से वर्षा होगा? वर्षा होगा तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पहाड़ियों के, 3-4 पहाड़ियों के वृष्टि छाया में है, पहला कारण। और दूसरा कारण कि वहां तक मानसून इतना कमजोर हो जाता है कि हेलिए नहीं पाता है, तनियों सा नहीं वर्षा करा पाता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम, सबसे कम वर्षा लद्दाख। सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम, सबसे कम वर्षा लद्दाख। सबसे पहले मानसून केरल, सबसे बाद में मानसून पंजाब। सबसे पहले केरल, सबसे बाद में पंजाब। सबसे पहले केरल, सबसे बाद में पंजाब। सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम, सबसे कम वर्षा लद्दाख। बाकी जो बीच का राज्य बच गया वो वृष्टि छाया में होके थोड़ा बहुत वर्षा कराता है, ज्यादा नहीं कराते, इधर उधर से वृष्टि छाया में आ जाता है। अभी जो हम आपको मानसून पढ़ाएं वो कुल मानसून का 80% है, ठीक है? कुल मानसून का 80% है, जबकि लौटते मानसून से 17% बारिश होती है। अभी हम वो चीज नहीं पढ़ाए हैं जो इधर में बारिश कराएगा। उसके बाद 3% वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बारिश होती है, वो नहीं पढ़ाए हैं। अभी केवल और केवल आपको 80% बताए हैं, जिस वजह से आपको 20% डाउट भी बचा होगा, क्योंकि वो इसमें क्लियर हो जाएगा और इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मानसून इतना आप समझ गए होंगे। हो गया? रमजान में आदमी थक जाता है, ज्यादा चिल्ला नहीं पाता है, काम वाले बैच में यही हालत खराब हो जाता है। हो गया?
किसी को कोई दिक्कत? दर्रा वरा पढ़ा देंगे यार। बाकी जो डाउट है वो इस 17% में बड़ा बताएंगे, और ये 3% में। आज के लिए इतना ही मानसून के लिए। आप सभी लोग को ईद मुबारक। अब आगे का क्लास मंडे को देखेंगे लोग। अगर सैटरडे संडे क्लास लेना होगा तो नोटिफिकेशन डाल देंगे, और अदरवाइज में नहीं तो मंडे को। कल ईद की छुट्टी है आप लोग की। ईद मनानी है बाबू, घर में मनाइएगा। ये ना कि बाहर घूमने लगे, चल जाए मस्जिद में पूरा एकदम नमाजिए बनने लगे, लेके चलाएंगे कोरोना। तो उसको नहीं पता है कि आप कोने जाति के थे, कोने धर्म के थे, आपके चाचा विधायक हैं कि आपके रिश्तेदार में कोई क्या है। इसलिए घर में सेफ रहिए। जाइएगा ज़्यादा इधर उधर तांडव मचाइएगा तो खामखा में बदनाम हो जाइएगा। मीडिया भी कहेगी कि देखो ये लोगों ने कोरोना फैला दिया, और आप लोग मर भी जाइएगा कोरोना के चक्कर में। उससे अच्छा ना बदनाम होइए ना जिंदगी गंवाइए, चुपचाप घर में बैठिए, देश सेवा कीजिए, अभी शांति से माँ बाप की सेवा कीजिए। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। आप सब लोग ईद मुबारक। जितने लोग हैं सबको ईद मुबारक। ठीक है। इस साल 2020 और 21 में किसी ने कोई त्यौहार अच्छे से नहीं मनाया, चाहे वो होली हो, रामनवमी हो, क्रिसमस हो, लोहरी हो, कुछ भी हो, अच्छे से किसी ने नहीं मनाया। तो भैया 1-2 साल नहीं मनाएंगे तो क्या चल जाएगा? मनाइए लेते थे तो कौन बार चांद पे चल गए थे हम लोग। ठीक है। इसलिए सबको PDF में जले डाल देंगे वो सेवई, आप खाएंगे लोग। ठीक है। ईद मुबारक।